तो हम लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा पल्मोनरी जो पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का वो ख़त्म कर रहे हैं। वो आज हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है, वो रहने वाला है एनवायरमेंटल लेवल पे जो है हमारी एक तरीके से फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन को लेकर। ये चैप्टर याद रखना तो ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट पेपर रहता है या फिर इस तरीके से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चैप्टर आप फिर यहीं पे पढ़ेंगे, उसके बाद आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। अभी तो आप कहेंगे कि बेटा महाकल सब्जेक्टों के लिए गिनने चीज़ों के लिए आता, तो इसलिए ये और क्योंकि वो जो जैसे नीड रेगुलेशन के केस में भी मैंने कहा था ये चीज़ कि आप यहीं पे पढ़ेंगे वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वो चीज़ें होती है वो कम थोड़ी बहुत आसान होती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें को समझना काफ़ी आसान होता है। ये चीज़ें ऐसी है जिसको थोड़ा सा एक तरह कॉम्प्लेक्स रहता है और जो ज़्यादा डिजीज पर्सपेक्टिव निकल के आता है। हाँ, तो इसलिए ये चीज़ ऐसे थोड़ी चीज़ रहती है इसमें डिजीज पर्सपेक्टिव निकल के आता है। और दूसरी चीज़ क्या रहती है इसमें कि इसको थोड़ा समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, ऐसा इतना आसान नहीं है कि आप सिंपल सी बात है सीधे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लेक्स रहती हैं और थोड़ी सी हाई स्कोर की, मतलब इनको मतलब ऐसा नहीं है कि खाली फर्स्ट ईयर में पूछता है। इनको आगे चल के जैसे पीजी के पेपर होंगे या आगे चल के जो पेपर चलेंगे उसमें भी पूछ सकता है इसके बारे में। और इसके बारे में चर्चा की नहीं जाती ज़्यादातर, ये चीज़ है आप जैसे ज़्यादा पी आप इसको मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आप इस टॉपिक को स्किप करें, आप नहीं पढ़ें। तो इसलिए ये चीज़ है, इसलिए इसका जैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं कि टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी टॉपिक में ये होता है ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है। तो अब चैप्टर में तो कर रहे थे यही पॉइंट के बारे में बात करूँगा। वैसे मेन इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपसे रहता है गुड मॉर्निंग माउंटेन सिकनेस के बारे में पूछा जा सकता है, गुड माउंटेन सिकनेस। और उसके अलावा पूछा जा सकता है आपसे सिंपल सी बात है डिकम्प्रेशन सिकनेस, ये चीज़ है। तो डिकम्प्रेशन सिकनेस सबसे मेन चीज़ है, इसका सबसे मेन जो टॉपिक है वो डिकम्प्रेशन सिकनेस है। इस पर आपका फर्स्ट ईयर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसके अलावा जब आप अगले पेपर देंगे अगले कहीं भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड ईयर में भी कुछ लेवल पता कर दिया होता है, कुछ शायद तो पूछ सकता है सेकेंड ईयर में, आगे पूछता नहीं है सेकेंड ईयर में। मेन क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में पूछता है इसका डिकम्प्रेशन सिकनेस का। फिर मार्टिन सिकनेस यहीं पूछेगा, यहीं आता है और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे लिहाज से ये टॉपिक है वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सबसे पहले मैं इसको पार्ट को दो भागों में डिवाइड करूंगा इसको वीडियो को। इसको ये पहला जो भाग है वो इसमें इस तरीके से मैं बात करूंगा इस तरीके से अक्यूट माउंटेन सिकनेस की, जो तेरे हाई एल्टीट्यूड पे जो होती है सिकनेस उसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी में बात करूंगा डीप वाटर की, जिसमें मेन रूप से टॉक्सिसिटी रहती है। तो सबसे पहले बात करें जो हाई एल्टीट्यूड पे है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है इस तरीके से ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होती है वो घटती जाती है। तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि जब ऑक्सीजन सेचुरेशन घटती जाती है तो सिंपल सी कहते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन है PO2 का घटने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो घट गई है। जी, जनरल परसेंटेज ऑक्सीजन कभी नहीं घटती ऊपर जाने से, जो टोटल प्रेशर है वही घट जाता है। जिसके कारण टोटल प्रेशर घटेगा तो PO2 भी तो घटेगा, ये टोटल प्रेशर PO2 भी शामिल है। तो जिसके कारण PO2 तो घटता ही है लेकिन PCO2 भी घट जाता है कॉरस्पॉन्डिंग। ये चीज़ ध्यान रखो, सारी गैस PCO2 की बात नहीं कर रहा हूँ, P नाइट्रोजन हुआ था और जो गैस हुई वो सारी की सारी एक तरीके से घट जाती है हमारी जब भी हम सिंपल से होता है रेस्पिरेशन, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो हम बारी बात सारी गैसों की करेंगे। जैसे मेन तो इसमें बात आएगी CO2 और PO2 की। CO2 के केस में क्या देखने को मिलता है, सिंपल सी बात है जब अपर लेवल पे हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो CO2 की कंसनट्रेशन बहुत तेज़ी से गिर जाती है। जिसके कारण क्या है कि जो वीनस ब्लड में जो आर्टिकुलर ब्लड में जो CO2 होता है वो सिंपल सी बात है हमारा 40 से गिर के सिंपल सी बात है 40 से mmHg प्रेशर रहता है वो 40 से गिर के 7 mmHg तक पहुंच जाता है PCO2 का प्रेशर। ये पॉइंट आपने याद कर लिए, बस खत्म बात। इसके बाद आपको कुछ याद नहीं करना है क्योंकि सिंपल सी बात है। अब ये क्यों होता है इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि सिंपल सी बात है वीनस ब्लड में जो CO2 जा रहा है हमारा उसके के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर है बाहर। तो सिंपल सी बात है CO2 एक बहुत वास्ट लेवल पे वॉश आउट होगी जो सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात है गैस का दबाव बाहर एटमॉस्फेयर में वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है, तो जब अंदर ये गैस है वो उसका वॉश आउट होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी। और CO2 की टेंडेंसी रहती है एक तरीके से हमारा जो सिस्टम जैसे रहता है उससे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी होती है, बाइकार्बोनेट वगैरह सिस्टम होता है कि वो CO2 को वाश आउट करने वाली टेंडेंसी रहती है। तो सिंपल सी बात है CO2 एक बहुत सा वास्ट लेवल में वाश आउट होगी, जिसके कारण क्या है कि जो आर्टीरियल ब्लड से वीनस ब्लड के बाद जब आर्टीरियल ब्लड में जो हम नापेंगे PCO2 तो वो इस तरीके से बहुत ही कम हो जाएगा, 7 mmHg तक ही रह जाएगा। तो कोई यानी कि आर्टीरियल ब्लड में CO2 है ही नहीं, ये ला लेते हैं।
ऑक्सीजन की केस में बात करें चले तो ऑक्सीजन में मैंने पहले ही बताया और अब दोबारा मैं या 4 बार बता चुका हूँ कि उसमें जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन का बफर सिस्टम काम करता है, जिसमें यदि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए या बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए या कुछ लेवल तक कम कर दिया जाए, कुछ लेवल तक बढ़ा दिया जाए, तो उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं आता है। कि सिंपल सी बात है, यदि मान लीजिए पिक्चर में होता है, जैसे आता है पिक्चर में 104 लिखा जाता है कुछ किताबों में, तो सिंपल सी बात है जैसे मेरा एल्वियुलर लेवल देखें तो 104 रह जाता है, तो उसका जो PCO2 है उसको घट घट के मान लीजिए 60 भी रह जाता है, तब भी जो हीमोग्लोबिन सेचुरेशन है वो हमारी कम से कम 90% के आसपास ही रहेगी। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि सिंपल सी बात है हमारी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन 90% के आसपास ही रहेगी, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आ रही हमारी। तो ये चीज़ है, इसका मतलब ये है कि ये 10,000 फीट का एल्टीट्यूड मान लीजिए। अब 10,000 फीट कितना होता है, मैं ऐसे ज़्यादा नहीं मिल नहीं सकते। 10,000 फीट के एल्टीट्यूड के आसपास जब हमारी 160 गिर के आसपास तक गिर जाती है, तब तक हमारे पास कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन उसके बाद मैंने बताया था, क्योंकि फिर जब प्लाटू फेज खत्म हो गया, सिग्मोइड वाली फेज आने लगी थी, इसको उसमें बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो इस प्रकार एस में भी ऐसे ही होता है, तो इसके ऊपर जाते ही बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन लेवल होता है वो गिरने लग जाता है। तो गिर गिर के जो मान के चले आप सिंपल ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल गिरेगा, तो सिंपल ज़्यादा इसमें दो चीज़ें आती है। तो एक अकोमोडाइज्ड आदमी होता है जो उसका मापे अनुसार रेगुलर रहता है, इस तरीके से वो 1-1.5 साल से रह रहा है। तो एक अकोमोडाइज्ड भी आदमी हुआ, एक नॉन अकोमोडाइज्ड आदमी हुआ। तो अकोमोडाइज्ड आदमी होता है, उसका जो PO2 है वो ज़्यादा गिरेगा या कम गिरेगा। अकोमोडाइज्ड आदमी का जो PO2 है वो कहीं सिंपल ज़्यादा कम गिरेगा, क्योंकि उसने सिंपल सा सिस्टम बना रखा है। PO2 का मतलब मैं आर्टीरियल ब्लड की बात कर रहा हूँ, एल्वियुलर लेवल पे तो सेम ही रहता है उनका। आर्टीरियल लेवल पे PO2 जो रहता है उनका, वो सिंपल सी बात है गिर जाता है ज़्यादा। किसका, नॉन अकोमोडाइज्ड का, वो गिर गिर के पड़ जाता है 40 के आसपास, जो कि CO2 मतलब वीनस ब्लड का जो रहता है PO2 के आसपास। लेकिन सिंपल सी बात है उसमें बात करें तो ये चीज़ 53 के आसपास रहती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा अंतर है। सिंपल सी बात है, ये सिग्मोइड वाली फेजेस में थोड़ा बहुत भी अंतर जो होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के सैचुरेशन में, मतलब थोड़ा बहुत भी अंतर प्रेशर में ऑक्सीजन के सैचुरेशन में बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पे इम्पैक्ट डाल देता है। तो ये चीज़ बाहर लीजिए कि 53 तक गिर जाता है। ये आंकड़े मैंने बोला, तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए। कोई वैसे बहुत सारे आंकड़े आते हैं, ये कुछ आंकड़े याद रखने चाहिए। कुछ पूछ सकता है, चाहे MCQ में पूछता, फर्स्ट ईयर में पूछेगा ये क्वेश्चन, क्या आगे तो नहीं पूछेगा, फर्स्ट ईयर में के लिए ही पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इनको आप याद रखें। तो ये चीज़ हमारा एक्सपेक्ट हो गया, वो पूरा हो गया मेन। इस पर सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, मैं मेन रूप से मिलता है हमको वीकनेस देखने को मिलती है, ड्राउजीनेस देखने को मिलती है, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिलती है। जब अपर लेवल पे आता है ऑकवर्ड माइंडनेस, सिकनेस, मान लीजिए सिकनेस ना हुए, सीजर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट में जाए, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब मेन चीज़ इसमें क्वेश्चन आता है, वो काफ़ी बार पूछा जाता है कि एकोमोडाइज्ड आदमियों में क्या होता है ऐसा, जो कि सिंपल सी बात है, वो उन पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो आर्टीरियल ब्लड का वो ज़्यादा नहीं गिरता, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। एक अकोमोडाइज होता है, एक तरीके से अक्वाइकोमोडाइज हो गया, एक तरीके से कि वो वहाँ पे मतलब जैसे ज़मीन पर रहता था, नीचे की साइड सी लेवल पे रहता था, और उसके बाद जाके वहाँ पे बस गया। तो 1-2 साल में शुरुआत में सिम्टम आएंगे, ऐसे ही मैंने बताया। उसके बाद में आके उसके बंद हो जाते हैं। ये मैं माइनर सिम्टम बताया, मैं सीवियर सिम्टम को भी एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में, सीवियर सिम्टम भी एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो इसलिए सिंपल भी उसके बारे में तो ये चीज़ मैंने बता दी कि जो ऊपर जाके बस गया, तो वहाँ पे तो ये था कॉर्नियल माउंटेन सिकनेस डेवलप हुई है। बाकी वो एकोमोडाइज भी हो सकता है वहाँ पे। एक्कोमोडाइजेशन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है, जो भी फैक्टर होते हैं हमारे जो आर्टीरियल लेवल पे PO2 को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एल्वियोलाई से। क्योंकि सिंपल सी बात है, एल्वियोलाई पे तो सेम ही है, सिंपल एक्कोमोडाइज्ड हो या नॉन अकोमोडाइज्ड हो, अंदर किस लेवल पर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में ही तो अंदर कर सकते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में। हाईवे लेवल पे तो कुछ नहीं कर सकते। आपको बाहर से नया आदमी आया हमारे एरिया में, हम यहाँ रह रहे हैं, ऑक्सीजन तो हमारे लिए भी सेम है, उसके लिए भी सेम है। तो अंतर तो मेन क्या आएगा इस तरीके से, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन में उसमें अंतर आएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो ब्लड के अंदर वो किस किस से फैक्टर से प्रभावित होती है, तो वो प्रभावित होती है एक तरह हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन से, जैसे कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेगी। हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन वैसे ज़्यादा नहीं मिलती, मतलब RBC काउंट होता है वो ज़्यादा मिल जाता है। RBC काउंट तो ज़्यादा मिलता है क्योंकि हाइपोक्सिया जो होता है वो क्या है, तरीके से फैक्टर रहता है कि वो एक तरीके से इंड्यूस करता है एरिथ्रोपोएटिन को। इसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा RBC को फॉर्मेशन को बढ़ावा मिलता है, RBC मैच्योरेशन को बढ़ावा मिलता है।
इरिथ्रोपोइटिन नाम का फैक्टर रहता है, तो ये चीज़ है। और उसके अलावा क्या मिलता है कि जो सिंपल सी बात है, जो एक तरीके से मेम्ब्रेन के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो मेम्ब्रेन होता है वो ज़्यादा परमिएबल हो जाती है, सिंपल सी बात है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मेम्ब्रेन जितनी परमिएबल होगी उतना ज़्यादा आसान होगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो इस तरह से मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल हो जाती है, जिसके कारण क्या है, एक तरीके से वो जो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना क्या है, आसान हो जाता है। ये चीज़ आप समझ गए। एक तो क्या है, एक तरीके से ये थोड़ा आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा होगा आपको, चलो तो ठीक ही है। अब क्या ही कर सकते हैं, आपको गले गले शिकायत करी है कि आवाज़ में डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गया, तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता है, ये हालत ऐसी है, हमारी कंटिन्यूएटर रुक गई तो क्या ही होगा यार। अब तो ये अब इस पे चीज़ों पर फोकस करें कि मैं माइक थोड़ा सा लगा लेता हूँ, कहे तो आपको आ जाए सेकेंड। तो आई होप आप थोड़ी सी आवाज़ सही आ रही होगी आपको। ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैं कर नहीं सकता, मैंने थोड़ा सा माइक वगैरह लगाया, वैसे मैं लगाता नहीं हूँ, तो इसलिए ये चीज़ है, थोड़ा सा मैं पास से भी पहाड़ी से मैं ज़्यादा दूर रहता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको खिड़की से दूर कर लेता हूँ। तो ये चीज़ है। इसके बारे में जैसे हमने क्या फैक्टर बात करे थे कि कौन कौन से कंपनाइज करने का काम करते हैं, जो अकोमोडेशन के तरीके से काम करते हैं, अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से इसके लेवल पे, जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आदमी जो या फिर एक तरीके से जो हुआ हमारा क्या कहते हैं, एक तरीके से बॉडी है वो एक तरीके से ढाल ले अपने आप को जो हाई एल्टीट्यूड पे, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2-4 फैक्टर हमारे में बता दिया था, मैं सारे फैक्टर इसी को बता देता हूँ। एक बात करें तो एक तो ये लेवल है कि एक तरीके से जो ऑक्सीजन है वो एक तरीके से उसने क्या किया, एक तरीके से ब्लड के अंदर जो एक तरीके से आरबीसी कंसनट्रेशन थी वो ही बढ़ गई, और उससे आरबीसी कंसनट्रेशन बढ़ी तो सिंपल बात है हीमोग्लोबिन बढ़ा, हीमोग्लोबिन बढ़ा तो क्या हुआ एक तरीके से जो सिंपल सी बात है परसेंटेज कंसनट्रेशन भी उसी लेवल पे तेरी परसेंटेज कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। कोई सिंपल सी बात है हीमोग्लोबिन ही ज़्यादा है, सिंपल सी बात कंसनट्रेशन तो सेम ही रहेगा, सिंपल सी बात है, लेकिन क्या है कि इधर ये टोटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, तो जो एक तरीके से टोटल हीमोग्लोबिन का जो लेवल टोटल है, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो तो बढ़ जाएगा। कोई सिंपल सी बात है हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा होगा इस तरीके से ऑक्सीजन भी उतनी ज़्यादा होगी। इस सिंपल सी बात है प्रेशर तो वो है वो इस तरीके से डिपेंड करता है ना, बाइंडिंग पे। अब मान लिया किसी का हीमोग्लोबिन ही ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है उसका टोटल लेवल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगी। प्रेशर तो सेम ही है, वो तो सैचुरेशन के लिए जरूरी है। सिंपल सी बात है क्या हीमोग्लोबिन जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा होगा। तब सिंपल सी बात है खाली हीमोग्लोबिन तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है हीमोग्लोबिन को संभालने के लिए आरबीसी तो होती है, कोई सेपरेट और डोलता नहीं हीमोग्लोबिन, तो इस तरीके से इसमें जो आरबीसी काउंट होती है वो बढ़ जाती है। ये चीज़ आपको फाइंडिंग मिलती है आरबीसी में। तो पॉलीसाइथेमिया का एक फाइंडिंग लिख सकते हैं, काफ़ी बार आपसे प्रैक्टिकल वगैरह होंगे तो पूछ सकता है। पॉलीसाइथेमिया कब मिलता है, तो एक्चुअली फिजियोलॉजी का फाइंडिंग में ये पूछ होते हैं, हाई एल्टीट्यूड में अकोमोडेशन है, कोई पैथोलॉजी वगैरह डेवलप नहीं हुई उसको, ये ध्यान रखना। अब कोई मैं सिकनेस बोल दूँ या तो क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस में भी हो जाती है चीज़ें, यदि वो क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस बोल रहे हैं तो वो एक अलग बात है, वो पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट भी आता है। बाकी खाली एकोमोडेशन में भी जो है हमारी आरबीसी का जो मात्रा लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ है अगर। तो इसके अलावा आपने क्या बात करी, एक तरीके से वो ज़्यादा परमिएबल हो गए एक तरीके से, ये चीज़ है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो रहा है। और दूसरी क्या बात करी कि एक तरीके से परमिएबल तो हो गया, लेकिन उसके साथ न्यू वेस्कुलराइजेशन मिला हमको। अब वो फैक्टर मैं बताऊँ तो BGF फैक्टर रहता है। अब उसके बारे में तो पैथोलॉजी में चर्चा करेंगे जब करेंगे कि न्यू वेस्कुलराइजेशन कैसे होता है, तो उसमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो न्यू वेस्कुलराइजेशन से क्या होगा, तो एक तरीके से जहाँ पे क्या है इस तरीके परफ्यूजन है ही नहीं है, तो काफ़ी सारी जगह जैसे लंग की फील्ड होती है वहाँ पे काफ़ी सारी जगह परफ्यूजन होता ही नहीं है, लेकिन हमें वेंटिलेशन ठीक ठाक रहता है। जैसे मैं बिल्कुल अपर लोब पर बात करके चलूँ तो परफ्यूजन जो है वो ठीक ठाक बिल्कुल भी नहीं रहता, बहुत ही कम रहता है, लेकिन वेंटिलेशन तब भी अच्छा खासा हो जाता है। ये चीज़ आप समझ गए, जिसके कारण क्या है कि इस तरीके से हमें जो है ना वो उसका जो इस तरीके से ऑक्सीजन आ भी रही है उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेगा कि न्यू वेस्कुलराइजेशन डेवलप होगा, जिसके कारण क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन आएगी वो हम क्या है उसको ले पाएंगे। और ये चीज़ क्या है इस तरीके से हमको टिश्यू लेवल पे भी देखनी पड़ेगी, ताकि क्या टिश्यू भी है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन हम टिश्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू का जो है वो उस ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकें। तो इसलिए जो टिश्यू का यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन है वो दो लेवल बढ़ेगा इस तरीके से। ये तो परमानेंट लेवल पर टिश्यू के द्वारा जो ऑक्सीजन का लेना है वो बढ़ेगा,
और सिंपल सी बात है टिश्यू लेवल पे वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा एक तरीके से, और इस तरीके से वो उनके लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन भी यदि नहीं हुई ऑक्सीजन की, लेकिन फिर भी वो काम चला लेंगे। वो सिंपल सी बात है उसको जो सप्लाई करने वाली वेसल्स है वही बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है कि उनके पास वो अलग अलग सेल्स सोर्स कर रही है उसको आसानी से, टिश्यू की हर सेल आसानी से सोर्स कर पा रही है ऑक्सीजन का। सिंपल सी बात है ये चीज़ आप समझ लीजिए कि एक तो जैसे नदी में एक ही साइड से पानी आ रहा है गाँव की नदी में, तो सिंपल सी बात है लास्ट तक घर तक पहुँचना बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी छोटी छोटी ट्यूबिलिटी सी और बन गई पूरे गाँव में, तो हर घर तक पानी पहुँच रहा है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं ज़्यादा और पानी। और बाकी की सबसे कॉमन चीज़ होती है कि जब हाइपोक्सिया डेवलप होता है, तो मैंने जैसे केमिकल रेगुलेशन में बताया था कि हाइपर वेंटिलेशन होगा, इसमें तो और कोई ऐसी सोचने की बात है ही नहीं है। हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, इसको डेवलप हाइपर वेंटिलेशन डेवलप होगा। तो इस तरीके से अकोमोडेशन वाले में आ गए। अब 4 या 5 पॉइंट है वो याद रखें, 2 नंबर से पूछ सकता है। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, इस तरीके से वो हाइपर वेंटिलेशन करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर ले सके। और क्या करेगा, इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस तरीके से बढ़ जाएगा ताकि जो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके अलावा क्या होगा, इस तरीके न्यू वेस्कुलाइजेशन डेवलप होगा परमानेंट लेवल पे। और उसके अलावा क्या होगा, जो हमारे ब्लड लेवल है हीमोग्लोबिन या इस तरीके आरबीसी सेल हुई वो इस तरीके से बढ़ जाएगी ताकि जो सब सेम सेचुरेशन पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो इस तरीके से बढ़ाई जा सके। और उसके अलावा टिश्यू लेवल का जो भी ऑक्सीजन मिलेगी उसको भी यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा। सिंपल सी बात है। अब यूटिलाइजेशन करते हैं ईटी साइकिल से। बायोकेमिस्ट्री पढ़नी जरूरी है, आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़िएगा। ईटी साइकिल में जो साइकिल रहता है ऑक्सीजन बन यूज होने का, उसको इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं कमेंट में बता सकें तो बताइएगा। वैसे कमेंट आते नहीं है मेरे वीडियोज़ पे, तो ये चीज़ें इसलिए आज ही आती है, इसके बारे में हमने बातचीत कर रही है। अब मेन रूप से मेरे से मैं अकोमोडेशन बताइए तो मैंने बताया कि वहाँ पे जाके बस गया, तब बात है। मेन कुछ होते हैं तरीके से जो वहीं पैदा होते हैं। अब उसमें क्या क्या देखने को मिलता है अकोमोडेशन के नाम पे, ये चीज़ पता होनी चाहिए एक तरीके से। तो उसमें मेन रूप से क्या आ गया था कि चेस्ट साइज है वो ज़्यादा मिलता है। चेस्ट साइज ज़्यादा क्यों मिलेगा, चेस्ट साइज इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि सिंपल सी बात है जो आदमी के सिंपल सी बात ज़्यादा बड़ी चेस्ट होगी तो इंस्पिरेशन भी तो ज़्यादा लेगा ना वो, क्योंकि चेस्ट साइज एक तरीके से क्योंकि सिंपल है डायफ्राम चेस्ट को चढ़ाने का काम कर रहा है, वो लंग को तो चढ़ाते ही नहीं, डायफ्राम हमारा चेस्ट को चढ़ाता है। चेस्ट साइज ज़्यादा होगा सिंपल से ज़्यादा, डायफ्राम को भी सिंपल से ज़्यादा आसान होगी, डायफ्राम भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएगा अपना, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इंस्पिरेशन ले पाएगा, जिसके कारण का हाइपर वेंटिलेशन वगैरह जो करना पड़ रहा था तो उस तरीके से जरूरत कम करेगी, इंस्पिरेशन ही ज़्यादा कर रहा है, इसलिए सिंपल सी बात है। तो इसलिए क्या होगा इस तरीके से हाइपर वेंटिलेशन कर पाएगा, ये चीज़ हम समझिएगा। और उसके अलावा बात करें और फैक्टर्स की तो एक तरीके से तो इसके बारे में बातचीत कर ली। और उसके अलावा और जो फैक्टर रहेंगे जैसे कि ये तो ये हो गया हमारा, और उसके अलावा जो फैक्टर रहेगा सिंपल ये देखते ये बोल रही उसके अलावा जो फैक्टर रहेगा वो एक तरीके से जो हमारा कार्डियक साइज है वो एक तरीके से बढ़ जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ज़्यादा सिंपल सी ज़्यादा है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करने की सुविधा भी तो होनी चाहिए। सिंपल सी बात है जो ब्लड में आरबीसी ज़्यादा हो गई सिंपल सी बात है, तो ब्लड के साथ हाइपर विस्कोसिटी वाला हो गया, तो सिंपल सी बात है अब गाढ़े पंप चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन करना है तो पाइप में तो कोई सी कमजोर लगाना पड़ता है, कमजोर ही कम चल जाता है। लेकिन सिंपल सी बात है कोई थोड़ा सा जो हल्का पानी होगा वो तो आप आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे ना। अब इसमें तो कैसा हो गया, तो खून इस तरीके गाढ़ा हो गया हमारा, अब गाढ़ा खून हो गया तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करना इस तरीके आसान तो रहेगा नहीं, इसलिए क्या है उसको ज़्यादा दम चाहिए होगी, इसलिए सिंपल सी बात है इसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है हमारी किसी एक तरीके से हमारे जो सिंपल सी बात है जो इस तरीके से जो हार्ट की है उसकी हाइपरट्रॉफी होती है, साइज बड़ा देखने को मिलता है। हाइपरट्रॉफी जो पैथोलॉजिकल आ जाता है तो होता है नॉर्मल तो साइज बड़ा देखने को मिलता है हमारा। और क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है उसका जो साइज है वो टोटली वही छोटा मिलेगा, साइज का छोटा मिलता है। सिंपल सी बात है आदमी जितना ज़्यादा लंबा होगा सिंपल सी ज़्यादा ठंड उतनी ज़्यादा ही लगती है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा उसका सर्फेस एरिया कोई जितना लंबा होता है उसका सर्विस एरिया उतना ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या ठंड उतनी ज़्यादा लगती है। और सिंपल हाई एल्टीट्यूड में खाली कह रहा है यही थोड़ी ना रहता है, ऑक्सीजन वाली बात रहती है, ठंडे वाली बात भी तो आ जाती है। बाकी दूसरा चीज़ रही रहती है कि सिंपल सी बात है जो हमारा जो तरीके से छोटा आदमी होता है उसको तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करना हर जगह ऑक्सीजन का थोड़ा सा आसान रहता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करना आसान रहता है, क्योंकि हमें उसको एक को भी ध्यान रखना कि सिंपल से हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन करना है ज़्यादा करने में, आरबीसी कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई है जिसके कारण ब्लड है वो पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो गया, इस फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ आ गई। अब मैं 2 डिजीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ इस तरीके से, एक तो हमारी आती है एक्यूट माइल्ड सिकनेस और एक होती है एक्यूट माइल्ड सिकनेस में सीवियर वाली कंडीशन के बारे में बात करूँगा। 2 कंडीशन पूछा जाता है आपसे, इसमें ऐसे जैसे बड़ा क्वेश्चन बनाएगा तो बीच में कुछ एक आध डालेगा, जैसे मेरे में टाइम पे तो शायद बड़ा क्वेश्चन में बीच में क्या डाल रखे थे। तो वो 2 कंडीशन आती है हमारी एक्यूट सेरेब्रल एडीमा और एक्यूट पल्मोनरी एडीमा।
मैं जब मैं सिस्टमिक सर्कुलेशन बताया था, तो मैंने बताया था कि जो सिंपल सी बात है, जो हमारा क्या होता है कि जब भी हम हाइपोक्सिया होता है तो क्या होता है, जो हमारे जो होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, उसमें क्या डेवलप होता है, जब वेसो डायलेशन डेवलप होता है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, उसमें कंस्ट्रिक्शन डेवलप होता है। अब सिंपल सी बात है, जब सेरिब्रल लेवल पे जो हमारा वेसो डायलेशन हो रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है वेसो डायलेशन होगा, सिंपल सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा फिर फ्लूइड बाहर निकलेगा ना, सिंपल सी बात है वेसल्स को छोड़िए। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये चीज़ ध्यान रखें कि सिंपल सी बात है, जो हमारा गाढ़ा जो खून चलेगा वो चलेगा इस तरीके से हमारा सिस्टम, और ब्रेन की जगह हर जगह चलेगा, एक ब्रेन में नहीं जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें ब्रेन में हो गई चला गया, स्ट्रोक हो गया, तो भैया काम वहीं था वहाँ में। सेरिब्रल एडिमा में हो सकता है आदमी सिंपल सी बात तब भी आराम से बच जाए, सेरिब्रल एडिमा उतना खतरनाक नहीं है। बाकी जैसे गाढ़ा खून है वो वहीं पर हो गया, उसने कुछ इतनी धक्का वगैरह बना दिया, तो भैया है ये करंट, फिर तो कुछ नहीं कह रहा, ये लगा लीजिए। क्योंकि इस्कीमिया वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इस तरीके से सिंपल सी बात है, इस्कीमिया में सीधे नेक्रोसिस हो जाती है। सिंपल सी बात है, हमारे ब्रेन में सेरिब्रल एडिमा में होता है, तब भी आदमी बचेगा। इसलिए वो एडिमा डेवलप करता है, उसमें एक गाढ़ा खून नहीं रहता, उसमें एक हल्का खून ही रहता है हमारे ब्रेन लेवल में। जिसके कारण क्या होता है, हमारा क्या होता है इस तरीके से, जो ब्लड से क्या निकल जाता है, इस तरीके से ब्लड वेसल से हमारा पानी वगैरह निकलने लग जाता है जो पेरिफेरल टिश्यू में। इसी कारण क्या बन जाता है, हमारा सेरिब्रल एडिमा बनने लग जाता है, ब्रेन एडिमा बन जाता है। उसके अलावा क्या बात करें पल्मोनरी एडिमा के, पल्मोनरी एडिमा में जो फैक्टर चुने हैं आपने या हमने, मैं बताऊंगा जो वो आता है कि एक तरीके से जब भी हम पल्मोनरी के बारे में सुनते हैं या हाइपोक्सिया सुनते हैं, तो पता चलता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। अब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो सिंपल सी बात है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन को तो एक्सप्लेन जो क्रोनिक माउंटेन सिकनेस पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होती है। लेकिन अब उसमें पल्मोनरी एडिमा कैसे डेवलप हो रहा है, तो पल्मोनरी एडिमा ऐसे डेवलप हो रहा है कि जैसे कुछ जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हर जगह तो देखने को नहीं मिलता ना, क्योंकि सिंपल सी बात है हाइपोक्सिया हमारी तरह हुआ, तो ऐसा तो है नहीं पूरे लंग में एक संग ही हाइपोक्सिया हो गया। कुछ ही जगह तो हुआ, जैसे मान के चलो वेंटिलेशन होते थे अपर पार्ट में कम रहता है, जैसे ऊपर से नीचे आता है तो कम होता चला ज़्यादा होता चला जाता है, तो वहीं पे तो डेवलप हुआ जो हाइपोक्सिया वाला फैक्टर है। नीचे की साइड तो आएगा नहीं, वो हाइपोक्सिया वाला फैक्टर है। सिंपल सी बात है, वहाँ पे तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन की सप्लाई हो ही रही है ना, वेंटिलेशन तो हो ही रहा है। इसलिए जो वहाँ पे नीचे वाली वेसल्स होती है या फिर इस तरीके से वो एरिया जहाँ पे सिंपल सी बात है हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर है, वहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से जो हमारा क्या करेगा कि तेरी वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगी, वो एक तरीके से नॉर्मल कंडीशन में रहेगी। लेकिन कुछ दूसरी जगह होगी वो एक तरह वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे। अब एक जगह वेसल्स है वो नॉर्मल पोजिशनिंग में है और एक जगह वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है। अब पाइप एक जगह से नॉर्मल है, एक जगह से छोटा कर दिया तो पानी पूरा इधर जाएगा, सिंपल सी बात है कॉन्स्ट्रिक्ट से इधर जैसे डायलेशन वाले एरिया में जाएगा तो वो नॉर्मल से ज़्यादा डायलेशन कर जाएगा एक तरीके से, या फिर टूट जाएगा या छेद जाएंगे उसमें, इस तरीके से। तो बस यही एक तरीके से मामला रहता है। बाकी की है एक तरीके से डाउट वाला है, इतनी कंडीशन बता रखी है गाइडर ने, नहीं भी आएगा आपको ये एक तरीके से कहा जाता है, ये अच्छी चीज़ है थोड़ा सा बताने के लिए चीज़ों में, फिजियोलॉजिकल चीज़ है, पैथोलॉजिकल चीज़ें नहीं है बताने के लिए है ये चीज़ें, तो इसलिए सीधे तौर पर उन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। फिर आते हैं क्रॉनिक जो माउंटेन सिकनेस है वो क्या होती है, तो जैसे मैंने बता दी अकोमोडाइजेशन होता है वो इस तरीके की माउंटेन सिकनेस होती है। तो अकोमोडाइजेशन वाली चीज़ें होती है वो माउंटेन सिकनेस क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस में मिलती है, क्योंकि दोनों में कंडीशन सेम है कि आदमी जो है वो ज़मीन पर रहता था वो ऊपर जाने लग गया बस वहाँ पर बच गया, ये चीज़ होती है। अब उसमें क्या है ना क्या बात करी थी कि पॉलीसाइथेमिया डेवलप हो रहा था कि हाई ब्लड प्रेशर है, जिसके कारण क्या हो गया तेरी हाई विस्कोसिटी वगैरह डेवलप हो गई ब्लड की, जो ब्लड जिसके कारण क्या है थ्रोम्बोल बस वगैरह बनने की संभावना ज़्यादा है, सिंपल कहते हैं। उसमें मान के चले उसने कुछ अकोमोडाइजेशन में ऐसा हुआ कि तरीके हेमोक्रेट लेवल पे जो है वो तरीके परसेंटेज कंसनट्रेशन में ज़्यादा चेंज आया है, अकोमोडाइजेशन लेवल पे गए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। सिंपल ज़्यादा आरबीसी तो ज़्यादा होगा लेकिन ब्लड उस लेवल पर बढ़ा नहीं, या ब्लड का जो पानी था या प्लाज्मा था उस लेवल में बढ़ा नहीं, जिसके कारण क्या हुआ एक तरीके से ब्लड आरबीसी तो ज़्यादा होगी वो अकोमोडाइजेशन में आ गया, लेकिन क्या कि खून के साथ गाढ़ा भी हो गया एक तरीके से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, खून एक तरीके से गाढ़ा हो गया उसके साथ। और उसके अलावा मैंने बात करी थी पल्मोनरी वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन की, तो मैंने बताया था कि पल्मोनरी वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है तरीके से हाइपोक्सिया से पल्मोनरी वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो कि क्या है तरीके से जब पल्मोनरी वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो इसलिए इसको रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाना पड़ेगा हार्ट को, इस तरीके से पंप करने में वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गई तो क्या हो जाता है इतनी हाइपर टेंशन डेवलप हो जाती है। ये हाइपर टेंशन डेवलप हो गई क्योंकि आगे कॉन्स्ट्रिक्शन है, और यदि ये चीज़ डिस्टल पार्ट में थोड़ा सा जैसे या फिर एक तरीके से बिल्कुल बगल में ही है एक तरीके हार्ट के,
सिंपल सी बात है, तो हाइट को इस तरीके से उसको थोड़ा बहुत ही पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। जैसे सी वेल लेवल का पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो गया। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन तो समझ यूँ ही छोटा वाला पूरा जो वेसो कंस्ट्रक्शन होता है, तो सिंपल सी बात है पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, बढ़ता है, और उसको रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस और स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा ब्लड प्रेशर बना देती है, और कुछ ऐसा रहता नहीं ब्लड प्रेशर में। तो ये चीज़ रहती है। तो इसलिए क्या है कि मान के चले उसको जो बना रहा है हमारा जो इस तरीके से क्या हुआ इस तरीके जो राइट वेंट्रिकल डेवलप रहेगा, इसमें मेन रूप से जो राइट वेंट्रिकल रहता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, तो जो राइट वेंट्रिकल जो रहता है जब भी वो इस तरीके से जो जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जैसे मान के जस्ट इस तरीके से पल्मोनरी ट्रंक पे ही हो गया इस तरीके से, मान के चले इस तरीके से कॉन्स्ट्रक्शन पल्मोनरी ट्रंक के आसपास, तो नॉर्मल खुलने के लिए भी ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। अब ऐसी कंडीशन हो गई तो सिंपल सी बात है उसका साइज है वो इस तरीके से बढ़ेगा, साइज से बढ़ेगा ना, तो एक तरह राइट वेंट्रिकुलर अरेंजमेंट या एक तरह राइट साइड ऑफ हार्ट ही मान लीजिए कोई सिंपल से वेंट्रिकल्स के ऊपर एट्रिया होता है, एट्रिया को भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए सिंपल सी बात है वो एक तरह एरिया होता है वो एनलार्जमेंट मिलता है, जिसके कारण क्या होता है तरीके से जब भी हाइपरटेंशन होती है तो ये चीज़ ध्यान रखना सकता है। हाइपरटेंशन से जो पहली चीज़ हमको देखने को मिलेगी वो चीज़ मिलेगी कार्डियक फेलियर, इसलिए राइट साइड कार्डियक फेलियर देखने को मिलेगा इसमें मेन सिम्टम में। बाकी की कैसे कंपल्सरी या रिलेटेड कंडीशन होती है कि राइट साइड का कार्डियक फेलियर हो गया तो सिंपल होता है लेफ्ट साइड का कार्डियक फेलियर सबसे पहले हो जाता है, इसलिए लेफ्ट साइड का कार्डियक फेलियर देखने को मिलता है। ये चीज़ समझिए मेन आपको पॉइंट ध्यान रखना है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन ध्यान रखना है और राइट एट्रियल एनलार्जमेंट ध्यान रखना है। ये जो मेन पॉइंट है जो पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा आगे सिंपल सी बात है, इसमें सबसे आसान रहता है पल्मोनरी एडिमा डेवलप होना, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स ही नहीं, कुछ पता नहीं है। पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है क्योंकि आर्टरी हाइपरटेंशन है वो ज़्यादा जोर लगा रहा है, तो ब्लड फ्लो को प्रेशर एक तरीके से ज़्यादा डेवलप हो गया एक तरीके से। ये जी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और वो क्या एक तरीके से वो याद रखने हैं इस तरीके से डेवलप करने लग जाते हैं। और इसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर सिंपल से बात है जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में भी हो जाएगा, जब सप्लाई होगी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो कम हो जाएगी। ये चीज़ आप समझ सकें और आप बता नहीं रहे हैं। तब मैं बात कर रहा हूँ डीप सी जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। डीप सी फिजियोलॉजी में बात करनी चले तो सबसे बड़ी चीज़ क्या देखने मिलती है, जो प्रेशर होता है एक तरीके से वो एक तरीके से ज़्यादा रहता है जो प्रत्येक गैस का, जैसे नीचे जाते हैं जो हमारे जो ऊपर जो प्रेशर है, जैसे अभी तो एनवायरनमेंट ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कि मैं खाली हवा में बैठा हूँ, तो इसलिए हमारे को तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ तो लगेगा ही, मतलब वो बंद नहीं जाएगा। उसी तरह जो पानी का प्रेशर है वो भी लगने जाएगा, पानी ज़्यादा प्रेशर लगाता है वैसे है नहीं, हवा जितनी प्रेशर लगाता हो, इसलिए जो नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो एक तरीके से बढ़ता चला जाता है। ये चीज़ जानने के इसके लिए फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग हर गैस के रिलेटेड मैं बात करूँगा, जिसमें मैं इंक्लूडिंग हम नाइट्रोजन के बाद में बात ज़्यादा मेन रहती है इसमें। तो सिंपल सी बात है, मान के चले जाते हम नीचे गया तो अब सिंपल सी बात है मैं नॉर्मल एयर लेके गया हूँ मैं अभी तो मैं उसके बाद जो बाद में बात करेंगे जैसे नॉर्मल एयर लेके जैसे जाती नहीं ड्राइवर सारे बाकी के जैसे मानिए मैं नॉर्मल एयर लेके गया हूँ जिसमें मेरा पंप है उसमें मैं नॉर्मल एयर है। पंप पर ध्यान रखना, पंप में खाली ऐसे हवा में ऐसी सांस ले लूँगा, पंप पर रहता है हमारा, पंप में कॉन्स्टिट्यूट वही रहता है हमारा जो हमारा जैसे नॉर्मल एयर लगेगा तो नॉर्मल एयर ही रहेगा, तो उसके हिसाब से है, तो इसलिए उसमें तो कुछ खास अंतर नहीं है। बस मेन आ जाता है जैसे उसमें जैसे ओवरऑल लेवल पे प्रेशर था वो घट गया था, जैसे ओवरऑल लेवल प्रेशर है वो बढ़ गया है, बस ये आता है डीप सी और तेरी हाई एल्टीट्यूड में। अब ओवरऑल लेवल प्रेशर बढ़ गया मान के चले, सिंपल बात है गैस की टेंडेंसी क्या करेगी तेरे प्लाज्मा में घुलने की ज़्यादा है, वो प्लाज्मा में घुलना है तेरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तरीके से, सिंपल सी बात है तरीके से। और प्लाज्मा में तो हर गैस हो सकती है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन ही घुलेगी कि नाइट्रोजन ही घुलेगी कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगी, सारी की सारी गैसें इस तरीके से घुल सकती हैं हमारी। तो क्या जैसे जब गैस घुलती है तो उसमें अगर नाइट्रोजन नेक्रोसिस में देखने को मिलता है। नाइट्रोजन नेक्रोसिस में क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस है वो इस तरीके से हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पार कर जाती है आसानी से, पहले बात तो ये पता होना चाहिए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी फैटी एसिड वगैरह जो होते हैं उसके संग ये घुल मिल जाती है, जब घुल मिल जाकर उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा सिंपल जो फैटी एसिड में कोई हमें नाइट्रोजन चाहिए तो ना है, तो इसलिए फैटी एसिड हुआ या लिपिड वगैरह होगा वहाँ पे वो माइलिन शीट के ऊपर इस तरीके से लिपिड वगैरह रहते हैं, इस तरीके से वहाँ पे उसके संग घुल जाती है और उसको डैमेज कर देती है नर्व्स को। इसलिए तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी टाइप के से जो सिम्टम है वो हमको देखने को मिलते हैं न्यूरोपैथी वाले सिम्टम नाइट्रोजन नेक्रोसिस में। फिर दूसरा एक्सपर्ट आता है नाइट्रोजन नेक्रोसिस के बारे में बात कर लिए, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के बारे में। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन सिंपल सी बात है ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है मैंने फैक्ट बताया था कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा के नाम पे कितने भी ज़्यादा कर देंगे सिंपल 97% कंसनट्रेशन रहती है नॉर्मल लेवल पे,
97% तो बढ़ा बढ़ा के घट भी दी तो सिंपल सी बात है खाता ही जाएगी, 100 तक ही आएगी। इसलिए तो वहाँ पे जो आर्टिलरी लेवल में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती कि सिंपल सी बात है जो उतनी ऑक्सीजन रहती है उसमें तो है। मेन दिक्कत आती है वीनस लेवल में। वीनस लेवल में एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन कम होनी चाहिए थी, वो उतनी कम नहीं हो पाती, अब क्यों नहीं कम हो पाती, भले ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं कर रहा है उसने ऑक्सीजन का, लेकिन फिर भी वो कम नहीं हो पाती। तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि वो घुलने के नाम पर कोई भी गैस घुल सकती है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो हो। और मैंने बताया था कि 0.3%, भले ही उसका जो बहुत ही कम है, मैंने 3% ही, मतलब 0.3 नहीं है, इतना भी कम नहीं होता, 3% ही है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लाज्मा में घुले हुई ऑक्सीजन के रूप में, लेकिन फिर भी वो बहुत है। मतलब सिंपल सी बात है ऑक्सीजन का घुल के ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही है ना। अब सिंपल सी बात है जो प्लाज्मा का घुलना है वो इसमें तो डिपेंड करता ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन की उसकी सैचुरेशन कितनी है, क्या है कहाँ नहीं, भगवान ढंगानाथ है उसकी। तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन की सैचुरेशन बढ़ा जाएगा, उसकी लाइन तो बढ़ता ही चला जाएगा। यदि यूँ ऑक्सीजन की प्रेशर बढ़ा तो नहीं यूँ बढ़ता चला जाए। तो प्लाज्मा का जो ऑक्सीजन लेवल था, जिसके कारण क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन लेवल के कहा तो इस तरीके से उसकी कंसंट्रेशन उतनी है, मतलब ये मान लीजिए आरबीसी लेवल पे तो इस संबंध बात है ऑक्सीजन है वो हमारी बढ़ी नहीं, आरबीसी के लिए तो हमारी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उतनी रही, लेकिन जो ब्लड में था उसमें तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ गई ना। क्योंकि मैंने ये चीज़ जब मैं ऑक्सीजन बफर बता रहा था तब मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि ये चीज़ है वो हीमोग्लोबिन के केस के लिए लागू हो रही है। मैंने डाउट करके बताया था, जब मैं उस समय एक्सप्लेन नहीं किया था ऑक्सीजन जब मैं बफर पढ़ा रहा था। चाहे तो आप वीडियोस को इस वीडियो को देखने से पहले ऑक्सीजन बफर को आप देखें तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो जब मैं ऑक्सीजन बफर के बारे में मैंने बताया था तब मैंने बताया था कि सिंपल सी बात है उसमें जो ऑक्सीजन जो रहती है इस तरीके से किसमें जो उसमें ऑक्सीजन बफर वाले सिस्टम में बताया था कि ये जो सिस्टम मैंने बताया हाई प्रेशर में कि कितना भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा 100 पे जाएगी, ये चीज़ केवल हीमोग्लोबिन के लिए हम बता रहे हैं, बाकी प्लाज्मा लेवल पे कुछ भी हो सकता है। जो मैंने तो छोटे से बताया था तो अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्लाज्मा लेवल पे तो अब ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई ना। अब ब्लड के लेवल पे देखेंगे ऑक्सीजन तो सिंपल सी बात है उसमें ब्लड में सारी आरबीसी तो होती नहीं, प्लाज्मा भी होता है ना। तो इसलिए जो ब्लड के लेवल पे था ऑक्सीजन उसमें गड़बड़ गई, जिसके कारण क्या कि मान के चलो अब हीमोग्लोबिन ने अपनी सेचुरेशन कम करी हुई ट्रांसपोर्टेशन करके, लेकिन क्या कि वो उसने तो बढ़ाई नहीं ना इस तरीके से, क्योंकि सिंपल सी बात है ऑक्सीजन उसके संग जुड़ गई, जिसके कारण क्या किया तरीके से जो ऑक्सीजन का लेवल जो तरीके से कम होना जाना चाहिए था हीमोग्लोबिन में, इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के बाद उतना कम हुआ ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है प्रेशर तो वैसे ही हाई हो रखा है। तो मेन चीज़ इसमें ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन लेवल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो मैं बता 70 में से 100 तक ही आ सकता है ना। क्या वो मेरी तरफ से 2 लाख गुना प्रेशर कर दो, 2 लाख तो हो जाता कर दीजिए, 3000 तक का जाता प्रेशर इसमें, मान लीजिए 2 लाख गुना तक का भी कर दिया या 1000 करोड़ गुना तक का भी कर दिया, और इतने पे तो कर शरीर ही मर जाएगा। वो कि सिंपल सी बात है इतने इतने का भी कर दिया, सिंपल सी बात है तो किसी भी चीज़ का जो लेवल है वो 70 में से 100 तक ही जा सकता है, 100 से ऊपर तो ही चला जाएगा। ये चीज़ है ना, एक मेन फैक्ट की बात है ना। इसलिए हीमोग्लोबिन लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो घुली हुई ऑक्सीजन है उससे लेवल में फर्क पड़ रहा है। अब ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में कम होना क्यों जरूरी है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन अगर नॉर्मल रहे तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कोई जो फ्री रेडिकल बना देती है तो क्या वो तरीके से डिस्ट्रक्शन करती है। सिंपल सी बात है हमारे टिश्यू का तो जो फ्री रेडिकल होते हैं वो इस तरीके से हमारा ऑक्सीडाइजेशन वगैरह कर देते हैं, क्योंकि कहीं पे जाकर रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके जो टिश्यूज है उनको ऑक्सीडाइजेशन वगैरह करके डैमेज पहुँचाने का काम करते हैं। सेंट्रल लगभग वही रहते हैं, इसमें कोई ऐसा खास नहीं रहता है। नेट वाले रहते हैं फैटी एसिड का वो इतने घुल मिल रहा था, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है और इसमें कुछ खास अंतर आता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में मान के चले तो उसका थोड़ा सा एक ऐसा केस रहता है थोड़ा सा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड वाले को तो क्या हम पैथोलॉजी में एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड में मेन रूप से कि इसका लेवल क्यों ज़्यादा होता है, टॉक्सिसिटी को ज़्यादा होती है, कोई सिंपल सी बात है हमें तो कोई ले नहीं थी ना तो बाहर निकालना है, तो इसलिए ध्यान में रहता है क्योंकि सिंपल सी बात है हमारे सांस ले रहे हैं वो एनवायरमेंट में तो ले नहीं रहे, तो एनवायरमेंट में तो ले रहे होते चाहे तो भले यदि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होती तो क्या होता है सिंपल होता है कम तो होती ना, ज़्यादा बाहर नहीं जाती। ऐसा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आ जाएगी, ये चीज़ तो होगी नहीं। सिंपल सी क्योंकि सिंपल सी याद है ये मान के जाए बाहर के लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नेगेटिव वाली तो है। सिंपल सी याद है कि औकात क्या है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आगे 0.1 का जो है 3% ही तो है कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ज़्यादा देना है। एनवायरमेंटल लेवल पे देखें तो कुछ ज़्यादा देना है इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है अब मान के चले हमें बाहर निकालना है, लेकिन क्या कि हमारे पास तो पंप जुड़ा हुआ है ना, कुछ हम कोई बाहर हवा में सांस ले नहीं रहे, जिसके कारण क्या कि हम पंप से सांस लेते हैं, जिसके कारण क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड पंप में जाती है, पंप के बाद फिर दोबारा आ जाती है हमारे, जिसके कारण क्या कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की उसको फिर दोबारा रिब्रीथ कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है इस तरीके से जो वेंटिलेशन है वो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाले केस में।
वो सिंपल सी बात है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है एक तरीके से, वेंटिलेशन का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रही है, एनवायरमेंट जा ही नहीं रही इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, तुझे इस पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट केस है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो तेजी से बढ़ रहा है इसमें शरीर के अंदर, लेकिन फिर भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिप्रेस हो जाता है कि इसमें पता है एक्सक्रीशन एक्साइटेड हो जाना चाहिए था रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सिंपल सी शरीर को पता चल गया है कि रेस्पिरेशन बढ़ाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही नहीं है, उल्टी ज़्यादा बढ़ रही है। इस वजह से रेस्पिरेशन कम कर दें, क्योंकि सिंपल सी पंप से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन वगैरह तो आती रहेगी ना। अब हमारी जगह रेस्पिरेटर होता तो कंसंट्रेशन ही ज़्यादा कर दिए, CO2 की जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही खराब कर दिया उसका हिसाब ही। ये चीज़ है ना, तो ये चीज़ इतनी से हो गई। इससे तो इसी कारण के सिम्टम आना था मेन रूप से आता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है। ये तो आता है कि इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा था मैं पहली बार हुआ था, क्योंकि सिंपल मैंने सोचा था कि एक्साइटेशन घूमना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ के, लेकिन क्या कि ज़्यादा यदि रेस्पिरेशन है उससे CO2 का लेवल आप नीचे जा नहीं रहा। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज आती है, इसके बारे में 50 बार मैं बता रहा हूँ, 3 बार मैं और बता दूंगा, चाहे मैं कल बता दूँ 3 बार। वो आती है हमारे डीकम्प्रेशन सिकनेस, डीकम्प्रेशन सिकनेस, डीकम्प्रेशन सिकनेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है, आ भी सकता है, आएगा भी, कल भी आता था, आज भी आता है, आगे भी आता रहेगा। चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे डीकम्प्रेशन सिकनेस का। डीकम्प्रेशन सिकनेस का मतलब क्या है, एक तरीके से इस तरीके नीचे जब हम जा रहे हैं, इस तरीके से जो हमारा बॉडी है वो तरीके कंप्रेस हो रही है, वो बाहर से प्रेशर आ रहा है, लेकिन जब हम ऊपर जा रहे थे कंप्रेशन है वो रिलीज हो रहा है, जिसके कारण क्या होती है, जिसके कारण जो हमारे जो ब्लड वेसल में गैसें वगैरह घुल गई होती है वो तरीके से निकलेंगी। अब वो अचानक आप सीधे ऊपर चले जाएंगे तो निकलने के कार्य तो प्रॉपर पैटर्न रहता है ना, मैं एकदम सांस से लेके निकलती हैं, पहले ब्लड में आती हैं, फिर ये निकलता है, सांस से निकलती है, ये चीज़ है ना। वो पैटर्न तो फॉलो करेगी ना, वो जहाँ जहाँ उसको वहीं से सीधा तोड़ के निकलने लग जाएंगी। फिर सिंपल सी बात है, मेरे जैसे पाँव है, पाँव में मैंने ऑक्सीजन की, मैं सिंपल सी बात है, मेरे सिग्नल ऐसा आएगा ऑक्सीजन को अचानक निकलना है। अब अचानक निकलने में जैसे नॉर्मल पैटर्न में तो ये है कि वो तरीके से ब्लड से फिर वीनस से दोबारा हमारे तरीके ब्लड से लंग्स में आएगी, फिर वहाँ से निकलेगी। अब उसमें क्या होता है, जहाँ पे है वो तरीके वहीं से निकल सीधा तोड़ के निकल रही है एक तरीके से। तो ये चीज़ मान लीजिए, तो सीधा तोड़ के निकलना होता है हमारी गैसों का, वो एक तरीके से ये रहता है हमारे डीकम्प्रेशन सिकनेस का। डीकम्प्रेशन इसमें क्या देखने को मिलता है हमको, डीकम्प्रेशन सिकनेस मेन चीज़ देखने को मिलती है हमको ब्लेस। ब्लेस का मतलब वही है एक तरीके से तोड़ के बैंड्स होते हैं, बैंड्स जो मतलब तोड़ के निकलना चाह रही थी, जैसे चाहे न्यूरॉन से फंसी या फिर हमारे ब्लड वेसल में फंसी या कहीं फंस गई, वो वहाँ से सीधा निकलना चाह रही थी, जगह मिली नहीं, सिंपल चीड़ को तोड़ के निकल गई, मैं तो वहाँ नहीं है, इसलिए वहाँ पर चीड़ तोड़ के निकल तो पाती नहीं, इतना तो कमजोर रहता नहीं शरीर, तो वो बैंड्स का निर्माण कर देते, फुंसी फोड़ा से होते हैं, तो बैंड्स कह रहे हैं फुंसी फोड़ा तो बहुत ज़्यादा उल्ला शब्द हो जाता है, गलत शब्द है, बैंड फुंसी फोड़ा यूज नहीं करना है, मेन बनना अपना बैंड्स बन जाते हैं तरीके से अपने किसमें शरीर के ऊपर, चाहे इस तरीके से हमारा इस तरीके से कि वो हमारी फ्लूइड कैविटी हुई या कहीं हुई, इस तरह वहाँ बबल्स बन जाएंगे, तो फ्लूइड हुई तो वहाँ इधर बबल्स के रूप में रही होगी, सिंपल ज़्यादा एक तरीके प्रेशर कम हो रहा है, बबल्स बनने का भी कॉन्सेप्ट रहता है इसमें, जैसे फ्लूइड वगैरह हुए, जैसे हमारे साइनोफिल फ्लूइड हुआ, बबल्स वगैरह का निर्माण हो जाता है। बाकी के मेन चीज़ इसमें देखने को मिलती है नाइट्रोजन के समय, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने ऑक्सीजन के केस में मैंने बताया था कि जो चीज़ वो करती है एक तरीके से, वो अच्छे तरीके से कौन करता है, हमारा प्लाज्मा लेवल पर करता है, जो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी करता है, और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी वो करने के लिए फ्री रेडिकल्स पर डिपेंडेंट है। फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो गए इसलिए वो नुकसान कर रहे हैं, नॉर्मल वाला फ्री रेडिकल्स होते ही है शरीर के अंदर, ऐसा नहीं फ्री रेडिकल्स होते नहीं है, उसके लिए फ्री रेडिकल्स कार्बन जो सिस्टम होता है NADPH वाला पढ़ेगा है, बायोकेमिस्ट्री जरूरी है, इसलिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है आपके लिए। तो इसलिए क्या कि जो ऑक्सीजन लेवल में तो दिक्कत नहीं आई, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने बताया था लास्ट तक जो तेरे मेन ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, भले ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ गई है, लेकिन जो ऑक्सीजन में आज भी टिश्यू को जो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कर रहा है वो हीमोग्लोबिन नहीं तो कर रहा है, ऑक्सीजन से डील करने का काम। वो सिंपल सी बात है, प्लाज्मा लेवल पर बढ़ गई है हमारी ऑक्सीजन, वो किसी काम की थी ना, तो टिश्यू को ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो रहा उसका, टिश्यू को तो आज भी हीमोग्लोबिन जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, हीमोग्लोबिन ने जो पकड़ा दिया वही है ना, तो इसलिए वो टिश्यू लेवल में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो सेंटर होता है एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने बात करी थी उसमें जैसे बताया था, वो मुझे लाइन सही थी कि सिंपल सी बात है लेवल पर दिक्कत नहीं आई, लेकिन उसमें वो रेडिकल जो फ्री रेडिकल बन जाएंगे या ऑक्सीजन की ओवरऑल कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी, रेडिकल बन जाएंगे, उसके बारे में उसने बताया नहीं था।
जो मैंने उसमें बता दिया था। तो मेन इसमें दिक्कत किसकी आएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड में दिक्कत ही नहीं है, पंप चेंज कर दो बस खत्म बात जाएगी। वहाँ पे कहा जा रहा है आदि फिर दोबारा सांस लेना पड़ जाएगा। मेन दिक्कत आती है वो आती है भाई नाइट्रोजन से, क्योंकि सिंपल नाइट्रोजन जो है वो इतने तो घुल चुकी है हमारे शरीर में, चाहे वो नट्स हुए या टिश्यू हुए या और कुछ भी चीज़ हुई उसकी सब घुल चुकी है। जिससे जब भी वो निकलती है वो इतने बैंड्स वगैरह बना देती है तरीके से हवा के से, जिसके कारण क्योंकि वो निकल पा नहीं रही। तो मेन जो दिक्कत देती है हमारे क्या होती है, नाइट्रोजन देती है, ये चीज़ है। तो इसमें मेन चीज़ ध्यान रखना है, इसको करने में जो मेन गैस इन्वॉल्व रहती है, कभी ज़्यादा ऑक्सीजन आंसर कर जाते हैं, ऑक्सीजन ही तो रहता है हर जगह, ऑक्सीजन 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 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो मेन रह जाता है वो नाइट्रोजन का रहता है बैंड बनाने का, ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए कल में हीलियम रिप्लेसमेंट आते हैं तो हीलियम को नाइट्रोजन से रिप्लेसमेंट है, उसके बारे में बात करूँगा। तब इसके अंदर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो इस तरीके से आदमी ऊपर जाए, फिर सिंपल एकदम अचानक से ऊपर आए तभी तो सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। मान के धीरे धीरे ऊपर करके जाए तो ये चीज़ होती है, बीच में 10 फीट ऊपर जाए फिर रुक जाए, 20 फीट ऊपर जाए फिर रुक जाए, फिर सिंपल सिस्टम आएगी नहीं। धीरे धीरे सिंपल जाते फिर नॉर्मल जो पाथ में है उसको फॉलो करेगी ना, क्योंकि वो अक्यूट लेवल पे तो हो रहा है तो ना कि डिकम्प्रेशन किसी भी लेवल पे करो हम सिंपल जाते पानी के अंदर जाए थोड़ा तो वैसे सीधे डिकम्प्रेशन देखने को मिल जाएगी। सिंपल से आता है छोटे मोटे लेवल पर धीरे धीरे करके ऊपर आए तो इतनी ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है, हम हीलियम को रिप्लेस करते हैं नाइट्रोजन से। तो सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन हमारा जो शरीर जो एनवायरनमेंट में है उसका सिंपल सी बात है केवल पौधों के लिए तो उपयोग है, हमारे लिए तो कोई उपयोग नहीं है। और सिंपल सी बात ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि नाइट्रोजन का उपयोग ही नहीं है, लेकिन उसका जो उपयोग है वो पौधों को लेते हैं, हमारे लिए तो उपयोगी नहीं है। हमारा तो मेन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से काम चल रहा है, होना में से मतलब ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है आप खाली ऑक्सीजन तो लेके जाएंगे नहीं, फिर तो फिर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी अपर लेवल पर पहुँच जाएगी, कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि हम हीलियम लेके आते हैं। हीलियम लेने से क्या फ़ायदा होता है हमारा? हीलियम एक तो जगह कम घेरते हैं, एक तरीके से सिंपल सी बात है, जिसके हम ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे रख सकते हैं एक तरीके से गैसों को। कॉन्स्टिट्यूट उतना ही रखना, ऑक्सीजन को ज़्यादा नहीं रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन यूज़ नहीं करनी है हमको। ये चीज़ें करने में कन्फ्यूज कर जाते हैं लोग, कहते हैं कि सिंपल सी बात है ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा कर दो, सिंपल सी बात है हम स्कूबा ड्राइवर जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। स्कूबा ड्राइवर कभी भी खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके नहीं जाते हैं। ये वो पेशेंट वगैरह की बात होती है, इनको हाइपर वेंटिलेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, उसमें हाइपर वेंटिलेशन डाल करते हैं, वो उसके तरीके बात है कि इमरजेंसी मेडिसिन या कभी वैसे करने जाए यूज़ होता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। लेकिन स्कूबा डाइवर में तो ये 100% ऑक्सीजन कभी भी यूज नहीं करते। ये चीज़ मैं 2 बार बता रहा हूँ, जब मैं और 3 बार बता देता हूँ कि स्कूबा डाइवर जो होते हैं वो सिलेंडर में 100% ऑक्सीजन है वो यूज नहीं करते। ये चीज़ आप याद रखनी जरूरी है आपको देखा जाए। अब उसकी जगह क्या है कि हमको हीलियम को रिप्लेस करना है, तो हीलियम की कंसंट्रेशन आएंगे। अब हीलियम की क्या खास बात है? तो हीलियम में तो पता ही है इनर्ट गैस है, एक तरीके से उसकी घुलनशीलता भी कम रहती है, जिससे क्या हो जाता है हीलियम है तो पहली बात तो शरीर के अंदर कुछ जाएगा तो रेट तो करेगा ही नहीं, तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी तो देगा ही नहीं, कोई इनर्ट गैस है। और ऊपर से क्या है उसकी घुलनशीलता वो नाइट्रोजन की तुलना में 1/5 होती है, मतलब घुलेगा से गैस तो सब नहीं घुलती है, लेकिन उसकी घुलनशीलता वो भी बहुत कम रहती है। इसी कारण क्या है कि सिंपल सी बात है वो घुलेगा कम, तो सिंपल सी बात है जब हम जैसे ऊपर आएंगे वो आसानी से ब्लड सर्कुलेशन में भी तो आ जाएगा। सिंपल सी बात है वो घुल गया था इसलिए तो तब भी उससे तो चीर फाड़ के निकल रहा था। मान के लोग गैस सिंपल सी बात है ऑक्सीजन का मामला जैसे प्लाज्मा ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो गई, सिंपल सी वो ब्लड में तो है, ब्लड लेवल पर तो कोई दिक्कत आती नहीं है ना, लेकिन वो दिक्कत तब आती है बैलेंस बनने की मान को रहती है, वो ब्लड को छोड़ के टिश्यूज वगैरह में जाके तरीके वहाँ पे जो है वो घुल मिल गई है। अब हीलियम के केस में ऐसा तो होता नहीं है, जिसके कारण क्या वो तरीके से वो जो रिस्क है तरीके से उसका या डीकम्प्रेसिव हालांकि तब भी मैं रहता ही है छोटा बहुत ऐसी बात नहीं कि उसको फिर जो नोरा प्रोटोकॉल होता है कि उसको इतने लेवल पर घटाना है, फिर सिंपल जाते हैं इस समय अचानक ऊपर नहीं, उसको भी अचानक ऊपर नहीं लाते, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो ये तरीके संभावना जो होती है वो एकदम काफ़ी होता है, जैसे 1/5 हो जाती है घुलने की क्षमता, तो संभावना तो 1/6 या 1/7 के आसपास घटा देगी इस तरीके से। तो 6 या 7 गुना इस तरीके से डीकम्पोजन सीकनेस होने की संभावना है तरीके तो घटा देती है, उसकी घुलनशीलता होती है वो नाइट्रोजन की तुलना में कम ना के बराबर होती है। जो नाइट्रोजन नेक्रोसिस होता है वो भी नहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो सिंपल सी बात है जो जा रहे थे नीचे नाइट्रोजन नेक्रोसिस तब भी देखने को मिल जाता है, नाइट्रोजन नेक्रोसिस नहीं मिलता एक तरीके से। और उसके बाद डीकम्प्रेसिव जब ऊपर आता है डीकम्प्रेसिव गैस भी नहीं देखने को मिलता। तो दोनों चीज़ों से हम प्रिवेंट कर पाते हैं इस तरीके स्कूबा डाइवर को हीलियम कीजिए, नाइट्रोजन की जगह हीलियम से रिप्लेस ना करिए। ये चीज़ मैं फिर दोबारा कह देता हूँ, 100% ऑक्सीजन खाली ऑक्सीजन सिलेंडर जब भी यूज आ जाता है जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर ही बोल देते हैं एक तरीके से, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का मतलब ऑक्सीजन जा रही है। लेकिन वैसे सिंपल इमरजेंसी मेडिसिन या कहीं और जगह जैसे आदमी सांस नहीं ले पा रहा होता है जैसे ऑक्सीजन करते हैं, उसमें हो सकता है कि हम उसमें हो सकता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन यूज करते हुए सिंपल ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत लेवल पर कम हो गई,
उसमें आदमी को पैथोलॉजिकल कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, पैथोलॉजिकल जब तक कोई दिक्कत नहीं हो जाए आदमी को, हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन यूज़ नहीं करेंगे। उसको पैथोलॉजिकल लेवल में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी ऑक्सीजन मिल रही है वो यूटिलाइजेशन कर पा रहा है, हीमोग्लोबिन में कोई दिक्कत नहीं है, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है उसको कोई भी हीमोग्लोबिन यूटिलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन में कोई नहीं है। ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन में हाइपर दिक्कत हो तो क्या हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है। एनवायरमेंटल जो कॉन्स्टिट्यूट है वो उसके लेवल पर, एनवायरमेंटल लेवल पर ऑक्सीजन से सही पड़ी है, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन भी सेम है, हम यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 3 बार मैंने बोल दिया और नहीं बोलूँगा। ये चीज़ है, तो मेन चीज़ डिकम्पोजिशन सिग्नल को सबसे ज़्यादा पढ़ना है आपको, याद रखना ही है। इसका क्वेश्चन आते ही आता है, थोड़ा सा एक तरीके से मैंने अब समझा दिया तो आपके लिए चीज़ें आसान होती है, क्योंकि ये मैंने फिजियोलॉजी मैंने आसान से के बताया था, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक आपको बता दिया आसान, और थोड़ा सा लिख के आ सकते तो काफ़ी आसान रहता है ना, थोड़ा सा किताब से तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से तो ये रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद में थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि हेमेट वो कार्डियोलॉजी स्टार्ट करूँ, तो इसलिए उसको भी आप ध्यान से पढ़ा, वो थोड़ा सा इसलिए टफ क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा ईसीजी वगैरह के बारे में। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कार्डियक साइकिल में मेन फोकस करना है आपको उस जगह, उसके लिए उसके लिए कार्डियोलॉजी में बात करेंगे इसकी। तो ऐसे रेस्पिरेटरी मेडिसिन तो आप पढ़ लोगे, और सिंपल सी बात है जो रिवीजन है वो आप पढ़ते रहिए। और बाकी मैं अब तो आगे से बात करेंगे, 2 या 3 मिनट बताए हुए तो मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में बात करूँ, फार्मेसी टॉपिक कैसे कैसे पढ़ने हैं आपको।